हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ओशियन जेएस एकेडमी में। हमारी ध्येय आईएएस की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज आरओ के लिए जो एग्जाम आपको 11 फरवरी को होना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए, और जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक में सत्य असत्य में गलत हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम जो है मिनिमाइज कर सकें, है ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कम क्वेश्चन हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 40-50 भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो प्रयास ये रहेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर हो जाए। और उन्हीं 40-50 क्वेश्चनों को अगर आप देखेंगे तो करीब 300 से 400 क्वेश्चन हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको उतने ही टाइम में दिया जाए। तो बिना किसी डिले के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी वीडियोज हम बना चुके हैं, आप पुराने वीडियोज देखिए जाके। कोई किसी देखिए, ये टेस्ट सीरीज है, कोई लिंक नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। चलते हैं पहले क्वेश्चन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन। देखिए, अब आप एग्जाम में क्या होता है, हम जल्दी में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। हमने आल्प्स पर्वत पढ़ा और हमने मार दिया मध्य यूरोप में। ये 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 देशों से होकर जाती है, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सब देशों से होकर जाती है ये। तो हमने क्या किया, हमने मार दिया। हाँ, आल्प्स पर्वत हमने पढ़ा और हमने ब्रिटेन मार दिया हम कि हाँ ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे रुकिए, समझिए क्या पूछ रहा है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, ना कि जो है ये ब्रिटेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका में आपका ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ठीक। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में अगर घास की मैदान की बात करें तो घास की मैदान की अगर दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो वेल्ड घास का मैदान है। वेल्ड वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड और डाउन्स में कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और गलत करके आते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? डाउन्स डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स घास के मैदान, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन, ये आरओ का नेचर है ऐसे क्वेश्चन पूछने का। न्यूजीलैंड में अगर घास के मैदान की बात करें तो कैंटाबरी के घास के मैदान, ठीक है। कैंटाबरी के घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंटाबरी घास के मैदान, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सी है, उसको बोलते हैं तस्मान सागर। कई बार पूछ लेता है तस्मान सागर कहाँ स्थित है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये सब चीजें आपको देखना है। ड्रेकन्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। फ्रांस फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वत सीमा स्थित है, उसको बोलते हैं पेरिनीज। क्या बोलते हैं? पेरिनीज, पेरनीज पर्वत, ठीक है। पेरनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की जो है, पर क्या बोलते हैं, नेचुरल जो है ये डिवाइड करती है, दोनों देशों को अलग करती है। तो पेरनीज पर्वत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन जो है इनके टेस्ट सीरीज में गलत है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें क्या गलत है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, ये ऑप्शन इनका एकदम सही है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जल भाग की अधिकता, आप ही सोचिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग बहुत ज्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध में जल अधिकता नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिकता है। तो इन्होंने आंसर ए दिया है, लेकिन सही आंसर क्या है कि ए सही है किंतु आर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि क्या सर ने सही बताया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बस आपको टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना ओशियन जेएस एकेडमी, और आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको पूरा टेस्ट पेपर वहीं पे मिल जाएगा, आप वहां पे भी अपना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल पढ़ाने से पहले ये वायुमंडल का टॉपिक है, तो ये आपका वायुमंडल का एक टॉपिक, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि यहीं पे खत्म हो जाए, जो भी क्वेश्चन बनने हो खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है। चलते हम लोग, ठीक है, चलते हम लोग, ठीक है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। अगर वायुमंडल ना हो तो क्या हो? जीवन
संभव हो पाना बहुत मुश्किल है, टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं? वायुमंडल में कई सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन हम मेनली 4 गैसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन है। अगर आर्गन की बात करें, ये एक नोबल गैस या अक्रिय गैस है। किसी नोबल गैस या अक्रिय गैस क्या होती है? किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। ये 10 गैसें हैं, है ना, जैसे जिनॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब जो है अक्रिय गैस है, ठीक है। आर्गन हो गया, और CO2 ये 0.93% है, और CO2 कितने परसेंट है? CO2 है आपका 0.04%। बिहार पीसीएस में 66 बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था CO2 की मात्रा, उसमें 0.03 भी परसेंट ऑप्शन था, 0.04 भी परसेंट ऑप्शन था। तो अब क्या था, इतना क्लोज ऑप्शन दे रहे हो बच्चा भाई, कई बार किताबों में 0.037 भी परसेंट मिलता है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। कुछ लोग 0.03 मार दिए, कुछ लोग 0.04 मार दिए, तो जिन्होंने 0.04 लगाया उनका क्वेश्चन सही मान लिया गया। तो ये सब चीज़ें, ये बच्चों के साथ नाइंसाफियाँ होती हैं कई सारे आयोग को जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं सेट करने चाहिए, ठीक है। अब बात हुई थी परतों की, अब वायुमंडल की परतें देख लेते हैं, है ना। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, पहली परत हो गई है, ये दूसरी परत हो गई, 5 परतें हमारी, तीसरी परत हो गई, चौथी परत हो गई, और ये 5वीं परत हो गई। पहली परत का नाम क्या है? पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको क्या बोलते हैं? टोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हाँ, समताप मंडल को बोलते हैं थर्मोस्फेयर बोलते हैं इसको, थर्मोस्फेयर बोलते हैं। अब मैं इंग्लिश नाम इसलिए रख रहा हूँ, कई बार इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है, टोपोस्फेयर ही कई बार होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। और फिर तीसरी परत कौन सी आएगी? मध्यमंडल। मध्यमंडल, इसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। अगली परत कौन सी आएगी? अगली परत आएगी आपकी आयन मंडल। इसको इंग्लिश में भी आयनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और अगली परत कौन सी आएगी? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर बोलते हैं इसको, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये कितने किलोमीटर है? ये 8 से 18 किलोमीटर है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई इसकी दूरी कितनी? 50 किलोमीटर है, ठीक। अब थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। देखिए, क्षोभ समताप मंडल में क्या है? पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल, वर्षा, कोहरा, है ना, ये सारी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सारी जो है क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। सारी जो है बिजली का चमकना, बादल बनना, ये सारा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में ये सारी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। समताप मंडल में आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ठीक है। प्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में ही एक आपकी परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है आपकी, हमारी जो सूर्य से बहुत सारी हानिकारक किरणें जो हमारी त्वचा को नुकसान करती हैं, जो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा कैंसर वाले रोग हो जाते हैं, उनको जो है होने से रोकती है ना। क्षोभ मंडल में ये जो उसके सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, या पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश से बोलेंगे क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, उनको जो है रोकती है, ठीक है। तो ये एक शील्ड की तरह काम करती है। लेकिन हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं। फ्रिज में कौन सी गैस यूज होती है? फ्रिज में होती है क्लोरो, CFC। ये गैस फ्रिज में यूज होती है, फ्रिज में यूज होती है। ये गैस से क्या हो रहा है, या जो, सॉरी, ये हमारा जो है AC वगैरह में यूज होती है, ठीक है। फ्रिज में फ्रेऑन वगैरह गैस यूज होती है। ये इसको जो है डैमेज कर रही है, ये लेयर इसको डैमेज कर रही है। अगर हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो गई तो पृथ्वी पे जो जीवन है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
हमारी हानिकारक किरणें सूर्य की आएंगी और हम बहुत सारी डिजीजेस यहाँ होने लगेंगी। ओजोन लेयर जो है ये हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो वीना कन्वेंशन किसके लिए संबंधित है? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बहिर्मंडल में क्या है, हमारे सेटेलाइट वगैरह लगते हैं, सेटेलाइट वगैरह लगते हैं। सेटेलाइट वगैरह कहाँ पे? बहिर्मंडल में लगते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका एक वायुमंडल का मोटा मोटी जो है हो गया, मतलब इससे आप क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आता है, जो जरूरी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे, ठीक है। इसको आप कमेंट से बताइए 16 सितंबर को कहाँ मनाया जाता है? कुछ ओजोन लेयर से मनाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अब आप क्वेश्चन बच्चों की तरह करेंगे। कैसे करेंगे? बच्चों की तरह करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है संवहन धाराएं इसी मंडल, मैंने आपसे बताया मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, धारा चलेगी, पानी बहेगा, नदियां बहेगी, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, सब इसी में होगी। तुरंत मारिए, ये बात सही है। जेट स्ट्रीम, ये भी धारा, हाँ बिल्कुल बहेगी, क्षोभ मंडल में ही बहेगी। मौसम संबंधी सारी घटनाएं यही होगी। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत, हमने बताया, हाँ बिल्कुल ये सबसे निचली परत है। तो इसके सभी कथन सही हो गए, ठीक। अब देखना आपके साथ आयोग खेलता कैसे, अभी बताते हैं खेलेगा कैसे। अब देखिए कैसे खेलेगा आयोग, ठीक। खेलता कैसे, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, खेल देखिएगा। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात। ध्रुव पर कोरवालिस प्रभाव का शून्य होता है, बिल्कुल सही बात। और हमारा राजा बेटा ए मार के चले आए और घर में आए, पापा से बोले पापा पापा इस बार 140 में 120 से नीचे आ ही नहीं सकता है, ठीक। पापा कहे ठीक बेटा। अब जब रिजल्ट आया तो पता चला आप कट ऑफ के भी आसपास नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है? ये सब आप मिस कर जाते हैं। पूछा सत्य है और आप सत्य मार के चले आए हैं, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही होगा। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपने अनुभवों से आपको सिखा सकें, जो गलतियां हमने करी आप ना करें, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, सत्य पूछ रहा, सत्य पूछ रहा, क्या चीज पूछ रहा है वो, है ना। तो ये चीज आप, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी होती है, बच्चा गलती कर देता है ना। चिन्ह को हिम बच्छी पवन आई सीटर बोला जाता है, बिल्कुल सही बात, हाँ इसको आई सीटर बोला जाता है। कारण क्या है? यह शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को प्रसूत उपयोगी बनाती है। देखिए क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, अमेरिका में, ये चिनूक यूएसए में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी पड़ती है तो क्या होता है कि वहाँ पे सब बर्फ के मैदान से ढक जाता है, सब कुछ बर्फ के मैदान से ढक जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि चिनूक हवा जो है आपकी आती है, चिनूक हवा थोड़ी गर्म हवा होती है और ये आइस हीटर, मतलब आइस हीटर भी इसको बोलते हैं। ये बर्फ को चिड़ देती है, ठीक, ये बर्फ को खा लेती है। आइस हीटर मतलब बर्फ को खा लेना, गर्म हवा होती है। तो चारागाह वगैरह जो है पशुओं के लिए खुल जाते हैं और ये चारागाह जो है पशुओं के लिए उपयोगी होती है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए पार्ट, ठीक है। ए आर ए दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछ रहा है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज के बीच में। अब हमारा क्या, हम चाहे तो इसका आंसर बता के निकल जाए, ठीक है, आंसर बता के हम निकल सकते हैं, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है, आपको सिखाना कि आप अगर इससे और भी क्वेश्चन बने, अब मान लीजिए यहाँ सिंधु सतलज पूछा है, या पूछ लेता मान लीजिए सतलज और काली पूछ लेता, है ना, तो आप क्या करते? तो ये सब चीजें आपको जाननी है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। ठीक है। हाँ तो क्या बताना था, देखिए ये हमारा हिमालय पर्वत, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। पर्वत से क्या हो रही, नदियां आ रही है, ठीक है, नदियां आ रही हैं, नदियां आ रही हैं, नदियां आ रही हैं और नदियां आ रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? पहली नदी का नाम क्या है? पहली नदी का नाम सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसी को इंडस भी बोलते हैं। दूसरी नदी का नाम क्या है? सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी है। तीसरी नदी का क्या नाम है? काली नदी है, काली नदी है, ठीक। तीसरी नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। और चौथी नदी कौन थी? दिबांग नदी है, दिबांग। ये इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। अब सिंधु और सतलज के बीच में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था आपसे, ठीक है। मान लीजिए इसके पीछे पूछ लेता, इसके पीछे पूछ लेता, इसके पीछे पूछ लेता, तो आप लोग क्या करते, है ना। तो
उद्देश्य समझिए क्या है उद्देश्य हमारा। चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ठीक है। सतलज और काली के बीच में कौन सा है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। ठीक है, कुमायूं हिमालय है। ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय है। एक बार एग्जाम में पूछा था सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा भी आपका नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, ये क्या है, सबसे बड़ा है। सारे क्वेश्चन भी आपके कवर होते चल रहे हैं। ठीक है। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा है, असम हिमालय है, असम हिमालय। ठीक है। ठीक है। तो ये डिवीजन है, एक हिमालय का डिवीजन ऐसे होता है। ठीक है। ये तो एक ही डिवीजन हो गया। आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। कई बार पुराने जब वो है, जब ये नई अवधारणा नहीं आई थी तो ऐसे ऐसे हिमालय का डिवीजन करते थे पर्वत चोटियों के आधार पर। ठीक है। तब इसको क्या बोलते थे, पहली को बोलते थे, है ना, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है। फिर हाँ काराकोरम। ठीक है। जास्कर। ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल हिमालय है ना, काराकोरम हिमालय, जास्कर हिमालय, पीर पंजाल हिमालय। ठीक है। शिवालिक हिमालय है ना। तो इस आधार से भी इसका डिवीजन होता था। ठीक है। ओके। चलिए। ठीक। इस आधार से भी डिवीजन होता था। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिंधु एवं सतलज के बीच पूछा था। तो सिंधु और सतलज के बीच में अब आप ही बता देंगे, बच्चों की चीज हो गई आप लोगों के लिए। पंजाब हिमालय। ठीक है। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में पाया जाता था, कुमायूं हिमालय पाया जाता था सतलज एवं काली के बीच में, सतलज एवं काली के बीच में पाया जाता था। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के बीच में। ये असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में। अब बच्चों वाला चीज हो गया आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, नल्ला मलाई की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, बाबा बोदन की पहाड़ियों में। तो अनाईमुडी बताना है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। ये कहाँ स्थित है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, दोदा बेटा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें क्या है, ये कॉफी के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे कॉफी उत्पादन। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं, ठीक है, आइबेरिया कौन से दो देश कहलाते हैं, ये फैक्ट वाली चीजें हैं। ठीक है। इसका आंसर देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, स्पेन एवं पुर्तगाल। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्रांस एवं जर्मनी। तीसरा ऑप्शन क्या है, जर्मनी एवं इटली। और चौथा ऑप्शन क्या है, इटली एवं इंग्लैंड एवं फ्रांस। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन एवं पुर्तगाल। ठीक है। फ्रांस में कौन सा पर्वत है, पेरिनीस पर्वत है ना, फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीस पर्वत है। ठीक है। इटली की गंगा को उसको बोलते हैं, इटली की गंगा को पो नदी, ये इटली की गंगा है। ठीक है। ओके। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में आपका क्या है, स्टुटगार्ट नाम का देश है। ठीक, स्टुटगार्ट जर्मनी में है। ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है। इंग्लैंड में ही लंकाशायर नामक शहर है जो कपड़ों के लिए फेमस है। ठीक है। फ्रांस में क्या है, फ्रांस में जो है आपका पेरिनीस का पर्वत है, या ये सब चीजें हैं। ठीक। चलते हैं आगे।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 29 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 30 है, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 24 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 17। अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण किसमें बात की गई? फंडामेंटल राइट की बात करें, किसकी बात करें? फंडामेंटल राइट की बात करें। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार ही इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये संविधान के कौन से भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में है? आर्टिकल कौन से हैं? ठीक है, 12 से 35 तक इसका है। ठीक है, ओके, 12 से 35 तक में इसका उल्लेख है। कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, एक कौन सा है? एक है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 25। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल आर्टिकल 23-24 है ये। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक में है। ठीक है, फिर है आपका ये हो गया फिर आपका हो गया अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ठीक है, वर्गों के लिए आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, फिर आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर आर्टिकल 32 को कहा है, क्या कहा है? कि ये संविधान की क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत हमारे अगर संविधान फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या होता है तो आर्टिकल 32 के तहत क्या, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल वायलेशन में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट की क्या इसमें है जो है? हाई कोर्ट के तहत अगर जाना हो तो आर्टिकल 226। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया, जितना भी डिस्कस किया है सारा पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? क्वेश्चन आपका क्या था, अब आप ही बताइए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 29 में। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं अपना। ठीक है, जैसे आपने क्रिश्चियन कॉलेज देखे होंगे, मुस्लिम कॉलेज देखे होंगे, ये सब इसी आर्टिकल के तहत खोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत जैसी समस्या थी हमारे यहाँ, वो इसका अंत है। जाति पात छुआछूत जैसी समस्याओं को हम वायलेट कर, किसी को आप जातिगत रूप से नहीं बुला सकते। कोई किसी भी जाति का है, उच्च है, निम्न जाति का है, तो आप उसको नहीं बुला सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अगर वो पुलिस पे चला गया, आपकी कंप्लेन कर देगा, तो कोर्ट आपके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ये कौन से आर्टिकल में है? नियंत्रक एवं महापरीक्षक को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका कौन सा आर्टिकल है? पूछा गया था एमपीपीसीएस 2017 में।
आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। उसने पूछा था इसके कर्तव्य क्या है, किसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए हैं, तो कर्तव्य 149 आर्टिकल में दिए हैं। ठीक है, तो ये एमपीपीएसएस में आया था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि मुझे कर्तव्य के बारे में तब नहीं पता था। आप लोग अभी से पता करिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है? जी नहीं, ये राष्ट्रपति इसको नियुक्त जरूर करता है लेकिन राष्ट्रपति इसको अपने मन से नहीं हटा सकता। इसको कैसे हटाया जा सकता है? इसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे हटाया जा सकता है? इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इसको हटाया जाता है, जो उसका प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, आर सही है। किसमें है ये ऑप्शन? ए गलत है, आप सही है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताना है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। बात एकदम ये सही कह रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा? अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो ये दोनों बातें एकदम सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल होती है। इनकी कोई न्यूनतम एज नहीं निर्धारित है कि इनकी कोई न्यूनतम एज निर्धारित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो जो है राष्ट्रपति को उसकी शपथ दिलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 264, आर्टिकल 265। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषदों की बात किसमें की गई? अंतर्राज्यीय परिषदों की बात की गई आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 262 में क्या कहा गया है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, नदी जल विवाद। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल के माध्यम से इसके केस सुलझाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 315 के तहत 15(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त आयोग क्या करेगा कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, यूपीपीसीएस है तो केवल यूपी के एग्जाम कराता है। अगर हम एक संयुक्त आयोग बनाए, जैसे संयुक्त आयोग बनाया गया तो वो यूपीपीसीएस के भी एग्जाम करा रहा है, एमपीपीसीएस के भी एग्जाम करा रहा है, बिहार पीसीएस के भी एग्जाम करा रहा है, उसकी बात कर रहा है ना। संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोक सेवा आयोग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, और चौथा ऑप्शन है संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इसकी सॉरी राष्ट्रपति द्वारा इसकी जो है होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। हाँ, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।